नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आज का हमारा सब्जेक्ट है क्लिनिकल मेथड। एजुकेशनल साइकोलॉजी में यहाँ पर क्लिनिकल मेथड जो है, इसमें इसी को हम दूसरे वर्ड में ऐसा भी कह सकते हैं कि केस हिस्ट्री मेथड या केस स्टडी मेथड, क्योंकि केस स्टडी मेथड इक्वल टू यहाँ पर ये क्लिनिकल मेथड भी होता है। अब इसमें जब भी क्लिनिकल मेथड और केस स्टडी मेथड है, यहाँ पर जैसे पढ़ाई की जाती है तो किसी व्यक्ति के बारे में जिसको समस्या है, जिसकी समस्या है, वो समस्या हल करना आज जरूरी है। जैसे समस्या हल करना जरूरी है, ऐसे वक्त में यहाँ पर यह किया जाता है कि केस स्टडी मेथड को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसको कौन हल कर सकता है, कौन केस स्टडी में क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर क्लिनिकल मेथड यूज कर सकता है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट इसको यूज कर सकता है। दूसरी बात साइकेट्रिस्ट है, और वो साइकेट्रिस्ट कोई प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम है, स्टडी हैबिट का प्रॉब्लम है या फिर उनमें कोई एब्नॉर्मलिटी है, तो वैसे स्थिति में जो है वो वहां पर जाके इस व्यक्ति के बारे में जो है पूरी मालूमात निकाल के वहां पर उनकी स्टडी कर सकता है। सोशल वर्कर भी ये कर सकता है। और दूसरी बात टीचर या फिर कोई प्रकार का काउंसिलर जिसको बोलते हैं, और काउंसिलर के साथ साथ चाइल्ड काउंसिलिंग करने वाला जो समुपदेशक है, वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी मेथड जो है या क्लिनिकल मेथड को यूज कर सकता है। जैसे अभी क्लिनिकल मेथड जो है, इसमें सबसे पहले उन बातों पे फोकस किया जाता है कि जैसे कि कोई बच्चों को जो है उनके स्टडी मेथड में है प्रॉब्लम है, उनके कोई प्रकार के जो है वहां पर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, उनके बिहेवियर का प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, ये सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। जैसे इमोशनल प्रॉब्लम है, सभी व्यक्ति में जो है अलग अलग प्रकार के इमोशनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्टडी हैबिट के बारे में प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब ये सबसे पहले ये फोकस करते वक्त क्या करना पड़ता है कि इनमें डेवलपमेंट कहाँ और किस तरीके से किस एज में हो रही है। अब ये सभी बातें जो है हम केस स्टडी के हिसाब से उनके बारे में जो है पहले इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालना चाहिए, तो उनके फैमिली के जो भी बैकग्राउंड जो है, उनके फादर्स मदर्स है, उनके भाई है बहन है, इनके पास से, या फिर उनके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल्स है और नेबर्स है, इनसे कुछ मालूमात निकालते हैं। और वो मालूमात निकालने के बाद उसी तरीके से वो मालूमात के जरिए जो है हम क्या कर सकते हैं, उन सभी बच्चों को जान जाते हैं कि इनके स्टडी हैबिट में, इमोशन में, बिहेवियर में या फिर कोई प्रकार के वहां पर उनके आईक्यू है, इंटेलेक्चुअल पावर है, इनमें कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर क्या प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, ये सभी जानने की कोशिश की जाती है। उसके साथ साथ उनके जो स्कूल बैकग्राउंड है, तो स्कूल का बैकग्राउंड कैसा था, बच्चा जैसे ही उनके बचपन से बड़ा हुआ उस वक्त भी कोई प्रॉब्लम था क्या इनको। अब ये सभी मालूमात जैसे निकालते हैं तो वैसे वक्त में जो है वहां पर उस जो क्लाइंट के बारे में, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जैसे मालूमात निकालते हैं तो उस वक्त अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन जो बोलते हैं, वैसे ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है। और जैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करते वक्त किसी व्यक्ति को जो है वहां पर ये बातें मालूम नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम मालूमात निकाल रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि ये बातें इनके बारे में है और मालूम करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो आर्टिफिशियल हो जाता है, जो भी रिस्पांस है वो रिस्पांस सही तरीके से नहीं मिलते हैं। अब इसके लिए जो रिस्पांस सही तरीके से मिलने के लिए सबसे पहले तो हमें रैपोर्ट बिल्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये साइकोथेरेपी का एक भाग है कि वहां पर रैपोर्ट बिल्डिंग जैसे ही करते हैं तो ट्रूली फेथ हो जाता है उनको, और ट्रूली फेथ होने के बाद हम उसके साथ अच्छे तरीके से मतलब एक प्रकार का उनका बिहेव जो ट्रूली फेथफुली है तो हम पे विश्वास करके सभी बातें बताना शुरू कर देता है। और जैसे बातें बताना शुरू कर देता है वैसे ये सभी मालूमात हमारे पास कलेक्ट हो जाती है, और कलेक्ट होने के बाद उसका हम डाटा एनालिसिस बोलेंगे। वैसे किस तरीके से वो नोट करना है, क्या क्या नोट करना है, वैसे डाटा जो है हम कलेक्ट कर लेते हैं। और डाटा कलेक्ट करने के बाद में उसको एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बावजूद भी और दूसरी बातें हैं, अब जब कोई प्रकार का डायग्नोसिस करना है, अब उसको डायग्नोसिस करना है तो डायग्नोसिस करते वक्त सबसे पहले जो है उनके केस हिस्ट्री जैसा तो हमने बैकग्राउंड ले लिया,
अब वो प्रेजेंट कंडीशन में क्या है और पहले कंडीशन में क्या था, इसमें क्या बदलाव थे, क्या प्रॉब्लम आया था। क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन में हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट कंडीशन में ये प्रॉब्लम है और पहले ये इस तरीके के प्रॉब्लम थे। अब उनके डेवलपमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं तो उनके डेवलपमेंट किस तरीके से होते आए, उनके बिहेवियर कैसे रहे हैं और वो बिहेवियर के साथ साथ वो किस तरीके से चेंज होते गए, उनमें कोई प्रकार की एबनॉर्मेलिटी आई है या फिर एबनॉर्मेलिटी के साथ साथ कोई शारीरिक या फिर बॉडी या माइंड का प्रॉब्लम है। क्योंकि बॉडी में कोई अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है तो वो क्यों है और उसके वजह से उनके बिहेवियर पे इफेक्ट हुआ है क्या। या फिर माइंड का जब बोलते हैं उनका IQ रहा, एडजस्टमेंट रहा या फिर कोई प्रकार के बिहेवियर में चेंज रहा, ये बातें, फिर स्लो लर्नर है क्या, उनके ये सभी बातें जो है वहां लर्न की जाती। उसके साथ साथ जब भी डायग्नोसिस करते हैं तो ये एक प्रकार का इस तरीके का है कि यहाँ पर ये भी काउंसलिंग करना भी एक प्रकार का आर्ट है और साथ साथ ये साइंस भी है, क्योंकि साइंटिफिकल लेवल पे भी इन्हें हम स्टडी करते हैं और साइंटिफिकल लेवल पे स्टडी करके ये सभी बातें आगे आती हैं। दूसरी बात है जैसे डायग्नोसिस करते हैं, हम डायग्नोसिस करते वक्त है तो फिजिकल चेकअप पहली बार आता है। कोई प्रकार का जो फिजिकल चेकअप जैसे ही करते हैं तो फिजिकल चेकअप करने के बाद यह सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल चेकअप करते वक्त वहां पर यह पता चल जाता है कि फिजिकल चेकअप क्या हुआ, कि इसमें डेवलपमेंट या ग्रोथ में या शारीरिक कोई प्रकार की कमियां हैं क्या, वो हम ढूंढ लेते हैं। अब ये फिजिकल चेकअप के दरमियान मालूम हो जाते हैं और उसके बाद केस स्टडी की जाती है पूरे मतलब फैमिली और रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल और स्कूल तक, और उसको उसका डाटा जो है आइडेंटिफाई करते कि डाटा कहाँ से हम कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद में डाटा कलेक्ट करने इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड क्या था उनका, कोई प्रकार का इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड कैसा और वो बैकग्राउंड के हिसाब से सभी बातें होती। डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो है उसकी हिस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि क्या डेवलपमेंट और किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर एक्सेप्शनल कुछ है या कोई एक्सेप्शनल प्रॉब्लम है क्या या अबनॉर्मल प्रॉब्लम है क्या, क्लिनिकल इंटरव्यू लिए जाते हैं उसके। अब वो क्लाइंट की जो है क्लिनिकल हिसाब से जब इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में भी पता चल जाता है और फिर उसका ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है दूर से और उसके बाद टेस्ट या फिर कोई प्रकार का इन्वेंटरीज वहां पर यूज करके उसके द्वारा भी उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है और डाटा कलेक्ट करने के बाद में एनालिसिस करके ये प्रॉब्लम कब से क्यों और किस तरीके से आया और आज क्या करना पड़ेगा। इसके मेरिट्स जो है, अब यह सबसे पहली बात है कि मेरिट्स में है इन डेप्थ में हम उनका स्टडी कर सकते हैं और इन्वायरमेंट के बारे में। दूसरे इफेक्टिव, बहुत ही ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होती है, तुरंत उसके ऊपर सॉल्यूशन हम दे सकते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त यूजफुल इसलिए है क्योंकि क्लाइंट जो है या जो एबनॉर्मल है या बिहेवियर में, इमोशन में, IQ में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्हें हम बता सकते हैं। हेल्प टू इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रकार का अगर उनके इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त भी वहां पर ऐसा उनके हिसाब से उनके में एबनॉर्मलिटी कौन सी है, बिहेवियर कौन सा है, उनके हिसाब से इवेंट ऑर्गेनाइज करके उनको डेवलप करने के लिए भी एक मौका मिल जाता है। उसके बाद में इसके डिमेरिट्स ऐसा है कि ये सब्जेक्टिविटी आती है, क्योंकि व्यक्ति को देखकर जो व्यक्ति वहां पर उसको ऑब्जर्व कर रहा है या फिर उसका स्टडी कर रहा है या फिर उसकी केस स्टडी और क्लाइंट की जो है क्लिनिकल मेथड यूज कर रहा है, वो व्यक्ति का अगर वो करीबी है या उस व्यक्ति पे उसको दया आ गई या फिर वो व्यक्ति कोई रिलेटिव्स है तो स्टडी करने में उनका वहां पर सब्जेक्टिविटी आती है और वहां पर व्यक्ति निष्ठता आ जाती है, वस्तुनिष्ठता नहीं रहती है। और उसके बाद में ये एक मेथड ऐसी है कि बहुत ही कॉस्टली है। कॉस्टली इसलिए है कि इसके लिए टाइम, जगह, व्यक्ति या फिर टूल्स, ये सभी बातें हमें तय करनी पड़ती है, इसलिए ये बहुत ही खर्चीली और टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि बहुत सारा वक्त लग जाता है तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि टाइम तो यहाँ देना पड़ेगा जितना टाइम, कभी कभी फिर अगला जिनके हम स्टडी कर रहे हैं उनमें अगर कोई चेंज हो गया तो हमारा टाइम और लेंदी हो जाता है और इसलिए टाइम लेंदी हो जाता है, बार बार करना पड़ता है और बार बार करने के बाद में भी हमें रिजल्ट मिलेंगे ये भी गारंटी नहीं, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। और रिक्वायर्ड ट्रेन्ड पर्सन, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन्हें ये ऑब्जर्वेशन करने वाला, स्टडी करने वाला या फिर क्लिनिकल मेथड यूज करने वाला वो ट्रेन होना चाहिए,
उन्हें ये थेरेपी आना चाहिए, काउंसलिंग करते आना चाहिए। अगर ये सभी बातें मालूम है तो ठीक तरीके से वो काउंसलिंग कर सकते हैं, ट्रेन अगर व्यक्ति है तो। डिफिकल्टी टू नो, इसमें बहुत सारी बातें हैं कि उनकी कोई मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस जो है या थॉट प्रोसेस है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आने के वजह से हम उन्हें पूरी तरह समझ नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लोगों का जो रवैया है, जो उनकी रहन सहन है, हलचल है, वो अगले व्यक्ति को जो है स्टिमुलाइज कैसे प्रकार का होता है उस तरीके से उनमें जो है वो हलचल होती है। मगर विचार उनके अलग और उनके बिहेवियर अलग भी हो सकते हैं, वो दिखावा अलग भी कर सकता है आदमी, और इस वजह से उनको पूरी तरह स्टडी करना, उनको पूरी तरह जान लेना और उसका सॉल्यूशन देना डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरीके से उसको ये लिमिटेशंस आते हैं। फिर भी क्लिनिकल मेथड जो है, क्लिनिकल मेथड बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और सोशल वर्कर, टीचर और काउंसिलर यूज करते हैं। और बहुत सारे जो एबनॉर्मल है, जिनका बिहेवियर में प्रॉब्लम है, या स्टूडेंट है जिनके पढ़ाई में, स्टडी हैबिट में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये काउंसलिंग की जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आप देख रहे थे माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में डॉक्टर जगदीश राठौड़। इसे देखते रहने के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।